आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कार्टून स्टाइल वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच बसे उस गांव से, जो सदियों से रहस्यों और किस्सों का गहवारा रहा है, जहां रातें खामोशियों में डूबी रहती थीं और दिन एक डरावनी खामोशी में सांस लेता था। उस गांव का नाम था नागगढ़, और जैसा नाम वैसा ही उसका अतीत। कहते हैं यहां सदियों पहले एक तांत्रिक ने ऐसा शाप दिया था कि हर पूर्णिमा की रात को जंगल के बीच वाली झील से एक नागिन निकलती है, जो इंसानों की दुनिया से नफरत करती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन वही नागिन इंसान से मोहब्बत कर बैठेगी, वो भी एक सपेरे से, जो बचपन से सांपों से खेलने का हुनर रखता था और जिसकी बीन की धुन पर सांप भी थम जाते थे। उस सपेरे का नाम था आरिफ। वो अपने अब्बा की तरह एक फकीराना जिंदगी जीता था। उसके पास बस एक पुरानी बीन, एक टोकरी और कुछ टूटे हुए ख्वाब थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जैसे किसी और ही जहां से ताल्लुक रखता हो। और उसकी वही बीन एक दिन उस नागिन के दिल में उतर जाएगी, जिसकी नजरों में अब तक सिर्फ नफरत थी, अब मोहब्बत ने दस्तक दी थी। हुआ यूं कि एक दिन आरिफ जंगल की ओर अपनी बीन लिए चल पड़ा। उसे किसी ने बताया था कि झील के किनारे के सांप बहुत जहरीले हैं और अच्छे दामों में बिकते हैं। आरिफ की आंखों में उस दिन सिर्फ कुछ पैसे थे, क्योंकि उसकी अम्मी बीमार थीं और दवाएं चाहिए थीं। उसने जैसे ही बीन बजाई, पूरे जंगल में एक सरसराहट सी फैल गई। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और झील के पानी में एक लहर सी उठी, और उसी लहर के साथ पानी से निकलती है एक हसीन पर जहरीली नागिन, जिसकी आंखें आग से भरी थीं, बाल ज्यों काली रात, और चाल में ऐसा जादू कि हर जिंदा चीज उस पर फिदा हो जाए। उसका नाम था नंदिनी, मगर उसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसने सदियों से इंसानों से दूर रहना चुना था। मगर उस दिन कुछ और ही लिखा था तकदीर में। जैसे ही आरिफ की बीन की धुन उसके कानों तक पहुंची, उसकी रूह कांप उठी। उसके जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उसने आरिफ की ओर देखा, और पहली बार उसे किसी इंसान की आंखों में डर के बजाय मोहब्बत की चमक नजर आई। नंदिनी ने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर आरिफ की बीन जैसे उसके दिल की रगों को छू रही थी। वो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में उसके सामने आ खड़ी हुई, एक लड़की की शक्ल में, जो झील के पानी से लिपटी, गीले बालों वाली, सर्द आंखों में एक तड़प लिए उसके सामने खड़ी थी। आरिफ हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बीन एक ऐसी हसीना को सामने ला खड़ी करेगी जो इंसान नहीं, नागिन थी। मगर आरिफ के दिल में न डर था, न लालच, बस एक अनकहा एहसास जाग गया था। वो एकटक उसे देखता रहा, और उसके होठों से बस यही निकला, तुम कौन हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे बुलाया है वो आ गई। और वो मुस्कान जैसे आरिफ के सीने में उतर गई, नर्म सी, मीठी सी। लेकिन उसी पल जंगल में एक गूंज उठी, एक औरत की चीख। आरिफ चौंक पड़ा। वो गांव की बुजुर्ग औरत थी, जो हर पूर्णिमा की रात गांव वालों को डराती फिरती थी कि झील वाली चुड़ैल वापस आ गई। मगर असल में वो जानती थी कि झील में नागों का बसेरा है, और अब जब नागिन इंसान के करीब आ गई थी, गांव में कहर टूटने वाला था। दूसरी ओर नंदिनी जंगल की गहराइयों में आरिफ को ले जाती रही। वो उसे उस झील की गहराई में बने अपने महल के पास ले गई, जहां ना कोई इंसान पहुंच सकता था और ना ही लौट सकता था। मगर आरिफ उसके साथ था। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। और नंदिनी पहली बार किसी इंसान के पास खुद को महफूज महसूस कर रही थी। वो उसे अपने बारे में बताने लगी कि कैसे 100 साल पहले उसके पूरे खानदान को इंसानों ने मार दिया, जहर निकालने के लालच में, और तब से वो हर इंसान से नफरत करती आई। मगर अब आरिफ की सादगी, उसकी बीन की सच्ची धुन, उसके दिल की पाकीज़गी ने नंदिनी के अंदर की नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। रात बीतती रही, और दोनों के दरमियान एक नज़दीकी बुनती रही, जैसे सदियों पुरानी रूहें फिर से मिल रही हों। मगर मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ताज्जुब की बात यह थी कि आरिफ भी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो किसी फकीर की औलाद नहीं, बल्कि उसी तांत्रिक की औलाद था जिसने सदियों पहले नंदिनी की जात पर शाप डाला था। और नंदिनी को इसका इल्म नहीं था, न ही आरिफ को।
वो दोनों एक ऐसी डोर से बंधते जा रहे थे जिसका सिरा खून, बदला और फरेब से जुड़ा था, मगर उस पल सिर्फ जज्बात जिंदा थे। इंसानियत और नागवंश के बीच पलती एक खामोश मोहब्बत जिस पर वक्त की गर्द छा चुकी थी। अब देखना यह था कि ये मोहब्बत उस कड़वी हकीकत का सामना कैसे करेगी। झील की गहराइयों में जहां पानी खामोश था, वहां अब दिलों की सरगोशियां गूंजने लगी थीं। नंदिनी और आरिफ के बीच जो एहसास पल रहा था, वो किसी आम मोहब्बत का सिलसिला नहीं था। वो रूहों का मिलन था जो सदियों की दूरी मिटा रहा था। मगर मोहब्बत की ये बुनियाद अभी तक हकीकत की जहरीली हवाओं से महफूज थी। जंगल की सरहद पर खड़ा वसीम अब गांव में अपने कदम जमा चुका था। उसकी आंखों में लालच, जहन में चालाकी और दिल में जहर का समंदर था। उसे बचपन से ही आरिफ से नफरत थी। वो माँ जो आरिफ की थी, उसे कभी वसीम ने अपनी माँ नहीं माना, और अब जब उसे पता चला कि नागगढ़ के जंगलों में एक असली नागिन रहती है और आरिफ उससे मिल चुका है, तो वसीम के इरादे और भी खतरनाक हो गए। उसने रात के अंधेरे में पुराने सपेरों की किताबें निकालीं, जिनमें नागमणि, नागवंश और उनके रहस्यों के बारे में लिखा गया था, और उसे पता चला कि नागिन अगर इंसानी मोहब्बत को अपना ले तो उसका विष अमृत में बदल सकता है, और अगर किसी इंसान को वो अमृत मिल जाए तो वो मौत पर भी हुकूमत कर सकता है। ये सुनते ही वसीम की आंखों में एक अजीब सी जलन, एक वहशी चमक तैरने लगी, और उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो नागिन को हासिल करके रहेगा, और अगर मोहब्बत आड़े आए तो मोहब्बत को ही कुचल देगा। दूसरी तरफ आरिफ और नंदिनी की मोहब्बत अब गहराती जा रही थी। आरिफ हर रोज झील पर आता, अपनी बीन की धुन पर उसे बुलाता, और वो नागिन बनके कभी झील में, कभी इंसान बनके उसके पास बैठ जाती। एक दिन नंदिनी ने कांपते लहजे में कहा, आरिफ, अगर मैं तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाऊं, अगर मैं पूरी तरह नागिन बन जाऊं, तो क्या तुम फिर भी मुझसे मोहब्बत करोगे? आरिफ ने मुस्कुरा के उसकी आंखों में झांका और कहा, तेरी रूह से इश्क है मुझे। जिस्म तो हर इंसान का फानी है, चाहे वो सांप का हो या इंसान का। और नंदिनी की आंखों से वो आंसू बह निकले जो सदियों से बंद थे। पहली बार किसी ने उसे नाग नहीं बल्कि एक रूह समझा। मोहब्बत की ताकत ने नंदिनी के दिल में इंसानियत के लिए एक उम्मीद जगाई। मगर इसी वक्त झील के उस पार पेड़ों के पीछे छुपा वसीम ये सब देख रहा था। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थीं। वो अब जान चुका था कि आरिफ और नागिन के बीच कुछ चल रहा है, और अब उसे यकीन हो गया था कि अगर उसे नागमणि चाहिए, अगर उसे नागिन को अपने काबू में करना है, तो पहले उसे आरिफ को रास्ते से हटाना होगा। वसीम ने एक पुरानी तांत्रिक किताब से एक भयानक मंत्र निकाला, जिसे विनाश काव्य कहा जाता था, जो किसी नाग से नागमणि निकालने का सबसे दर्दनाक तरीका था। मगर इसके लिए उसे नागिन को पहले धोखे से छूना पड़ता, और इसीलिए उसने अपनी चाल चली। गांव के बुजुर्गों के बीच ये बात फैलानी शुरू कर दी कि आरिफ पर नागिन का साया है और वो पूरे गांव के लिए खतरा बन चुका है। धीरे धीरे गांव में अफवाहों की हवा चलने लगी। लोग आरिफ को शक की निगाह से देखने लगे, कुछ तो उसे पत्थर भी मारने लगे। मगर आरिफ खामोश रहा, क्योंकि वो अब मोहब्बत को खोने का खतरा नहीं उठा सकता था। उस रात जब पूर्णिमा आई और चांद अपनी पूरी रोशनी में था, वसीम ने अपनी बीन बजाई, मगर उसकी धुन जहरीली थी, छलावे से भरी। और जब नंदिनी उस धुन पर झील से निकली तो सामने आरिफ नहीं बल्कि वसीम था। वो हैरान रह गई, मगर उसने जैसे ही पलटने की कोशिश की, वसीम ने चाकू की धार से अपनी हथेली काटी और खून से एक आकृति जमीन पर बनाई, नागवंश की भाषा में एक शापित मंडल। और नंदिनी फौरन जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी, क्योंकि उसके लिए वो मंडल जहर था। और तब वसीम ने उसे काबू में कर लिया, उसी झील के किनारे जहां वो और आरिफ रोज मिला करते थे। अब नागिन कैद थी और मोहब्बत की सांसें थम चुकी थीं। आरिफ को जब अगले दिन पता चला कि नंदिनी झील से नहीं निकली और बीन की धुन पर कोई हलचल नहीं हुई, तो उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। वो दौड़ पड़ा झील की ओर, मगर झील अब वीरान थी। उसकी सतह पर सन्नाटा पसरा था। वो समझ गया था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है, और वो रात की खामोशी में जंगल के हर कोने को छानने लगा। और तभी उसे वसीम की झोपड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। वो दबे कदमों से गया, और वहां जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
नंदिनी एक चांदी के दायरे में बंद थी, उसके चारों ओर मंत्रों के धागे, और वसीम उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, तू जहर है मगर मैं तुझे अमृत बना दूंगा। और फिर वो वही तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा जो नागमणि को खींच लेता है। नंदिनी की चीखें गूंजने लगीं और तभी आरिफ ने एक जोर की बीन बजाई। वो धुन नहीं थी, वो सदा थी, वो एक आंधी थी जिसने चांदी का घेरा तोड़ दिया, धागों को जला दिया और नंदिनी को आजाद कर दिया। वो नागिन बन गई और झील की सतह पर अब भी वो बेजान खामोशी पसरी थी, जैसे हर साया किसी गहरे दुख में डूबा हो। वक्त थम गया था, हवाएं सांसें रोक कर खड़ी थीं और झील के नीचे नागिन नंदिनी एक पत्थर बन चुकी थी। न वजूद हिला, न आंखें झपकीं, वो बस ठहरी हुई थी उस जगह पर जहां मोहब्बत ने आखिरी सांस ली थी। आरिफ की लाश अब गांव में दफनाई जा चुकी थी, मगर गांव वाले अब भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस रात हुआ क्या। कुछ ने कहा कि नागिन ने उसे मार दिया, कुछ ने कहा कि उसने किसी बला से मोहब्बत की थी, मगर किसी को भी असलियत की खबर नहीं थी। और वसीम उस झील की उस रात की मार के बाद बुरी तरह जख्मी होकर भाग निकला था। उसके जिस्म पर नंदिनी की नाक रूप की चोटें थीं, उसकी रूह तक जख्मी थी और वो अब गांव छोड़कर किसी और जंगल के अंदर एक पुराने नाग तांत्रिक के पास जा चुका था जो सदियों से नागमणि के पीछे था। और जब उसने तांत्रिक से कहा कि नागिन अब भी जिंदा है मगर पत्थर बन चुकी है और आरिफ को मारकर वो अब फिर से सो गई है, तो उस तांत्रिक की आंखों में वो जुनून उभर आया जो किसी वहशी शिकारी की आंखों में होता है। जब उसे जख्मी शिकार की बू आती है, उसने कहा, अब वक्त है नागवंश की जड़ काटने का। अब मोहब्बत नहीं, अब शिकार होगा। और इसी के साथ उन्होंने मिलकर एक ऐसा मंत्र तैयार किया जो किसी भी नाग या नागिन को हमेशा के लिए इंसान बना सकता था, मगर वो तभी असर करता जब नागिन अपनी रूह से मोहब्बत का आखिरी कतरा भी खो चुकी हो। और वो जानते थे कि नंदिनी अब उस हाल में थी। दूसरी तरफ झील के नीचे नंदिनी के चारों ओर सैकड़ों सांप धीरे धीरे इकट्ठा हो चुके थे। नागराज, नागमाताएं और नागवंश के प्राचीन सर्प जो सदियों से छुपे हुए थे, सब आए थे उसे जगाने। सबने अपनी अपनी शक्तियां दी, मंत्र पढ़े और एक प्राचीन मणि उसके माथे पर रख दी गई जो उसकी रूह को फिर से जगाने के लिए थी। और जब उस मणि ने नंदिनी के माथे से टकराकर चमकना शुरू किया तो उसके बंद नयन धीरे धीरे खुलने लगे, मगर उसमें वो नर्म मोहब्बत नहीं थी जो पहले थी। उसमें अब एक खालीपन था, एक सूनापन, एक ऐसा जहर जो मोहब्बत के बाद पैदा होता है। और जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले बोली, किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया जाएगा, अब सिर्फ नागवंश की रक्षा होगी। और सब सर्प एक साथ फुफकार उठे और नागिन ने अब झील से बाहर निकलने की ठानी। मगर वो अब नंदिनी नहीं रही, वो अब नागिनों की रक्षक, नागवंश की शपथ ले चुकी योद्धा थी जिसने अपने प्यार की लाश को आंखों से देखा था। अब वो वापस उसी जगह गई जहां आरिफ को दफनाया गया था और वहां बैठकर उसने घंटों बीन की टूटी धुनों को महसूस किया, मिट्टी को छूकर उन लम्हों की गर्मी ढूंढने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें अब आंसू नहीं बहा रही थीं, बस झील सी ठंडी पड़ चुकी थीं। फिर एक रात वो चुपचाप गांव में दाखिल हुई, इंसानी रूप में, और उसी झोपड़ी में जा बैठी जहां आरिफ रहा करता था। उसकी बीन को अपने हाथों में लिया, उसे होठों से लगाया, मगर कोई सुर नहीं निकला, क्योंकि वो बीन अब अपने मालिक के बिना अधूरी थी। मगर तभी हवा में एक अजनबी सी सिसकी गूंजी और नागिन की आंखें एकदम से चमक उठीं, क्योंकि वो सिसकी किसी और की नहीं बल्कि उस रूह की थी जिसे उसने प्यार किया था। आरिफ की रूह अब भी उस बीन से बंधी थी, क्योंकि उसने अपनी जान उसी मोहब्बत के लिए दी थी। और जब मोहब्बत रूह में उतर जाए तो मौत भी उसे पूरी तरह छीन नहीं सकती। नागिन ने उसी रात फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वो उस तांत्रिक को ढूंढेगी जिसने आरिफ के कत्ल की जड़ में जहर बोया था। और फिर वो अपने नागरूप में निकल पड़ी, जंगलों के उस ओर जहां वो और वसीम छुपे हुए थे। मगर उस रास्ते में उसे एक बूढ़ा सपेरा मिला जो अपने साथ एक टूटी हुई बीन और आरिफ की कुछ निशानियां लिए बैठा था। वो आरिफ के बचपन का उस्ताद था और उसने नागिन को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, तू ही है जिसने मेरे शागिर्द को मोहब्बत सिखाई, तू ही है जो उसे फिर से लौटा सकती है।
और नागिन की आंखों में अब पहली बार उम्मीद की चिंगारी उभरी। बूढ़े सपेरे ने उसे एक पुरानी दास्तान सुनाई। अगर नागिन अपने प्यार को नागमणि के साथ उस झील की रूह को अर्पित करे जहां उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी, तो रूह दोबारा जिस्म पा सकती है, मगर इसकी कीमत उसकी नागशक्ति होगी। नागिन ने बिना देर किए हामी भरी, क्योंकि उसके लिए उसकी मोहब्बत की सांसें उसके विष से कहीं ज्यादा कीमती थीं। और फिर उस रात झील के पानी में एक बार फिर हलचल हुई। नंदिनी ने नागमणि को अपने माथे से निकालकर झील के बीच में रख दिया। आरिफ की बीन को साथ रखकर मंत्र पढ़े, मगर जैसे ही मणि चमकने लग